कुछ माइग्रेंट बच्चे ऐसे भी हैं जो सुबह पहले काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सर वो एजुकेशन के लिए स्कूल आ रहे हैं, फिर रात को बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि लाइफ हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। तो सर जैसे हिमाचल पोर्शन में जोगटा एकेडमी की प्रीलिम्स की बुक से ही करती थी। सर वो तो मैंने शायद 20 बार से भी ज़्यादा पढ़ दी है। सर अगर आप आज भी मेरे से पूछोगे कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री कहाँ से, सर मैं आपको बता दूँगी कि 30 नंबर पे बिलासपुर है। या आपने लास्ट ईयर मेंस दिया है, इस साल आप और अच्छा करोगे, तो सर उसमें प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया मेरा। सर इवन गांव का इन्वायरमेंट था तो सर सर शादी का बहुत प्रेशर था, क्योंकि सर 25 के बाद मोस्टली लड़कियों के ऊपर आ जाता है प्रेशर। तो सर दादाजी का ऐसा था कि ये बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। सब दादाजी से तो बात ही नहीं मेरी हो पाई ढंग से। पापा भी रो रहे थे, मम्मी भी रो रहे थे। तो सर दादाजी, एक होता नहीं गला चौक हो जाता है आपका एकदम से, तो सर उनसे तो बात ही नहीं हो पाई। मैंने बस उनको ये बोला कि तहसीलदार बन गई मैं। कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार, एक बारी फिर से स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए आकृति है। रिसेंटली एचएएस का रिज़ल्ट आया था। इनको जो पोस्ट मिली है तहसीलदार की मिली है। तो सबसे पहले आकृति, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये सक्सेस हासिल की। थैंक यू सर। तो जो हम बातचीत स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बारी अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दें। वैसे उन्ना से आते हो आप, तो उन्ना में कहाँ से और आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और आपके फैमिली में कौन लोग हैं? थैंक यू सर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सर जैसा आपने बताया, मेरा नाम आकृति है। मैं तहसील हरोली, डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ। सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन तहसील हरोली में ही हुई है। सर मेरी 10th तक एजुकेशन टैगोर पब्लिक हाई स्कूल कांगड़ से हुई है। सर उसके बाद 11th-12th मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। फिर सर मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊना से हुई है। एंड सर मेरी फैमिली, सर वैसे मेरी एक जॉइंट फैमिली है। सर सबसे बड़े दादाजी, एंड सर 3 भाई हैं मेरे पापा, सर मेरे 2 ताया जी एंड मेरे पापा। एंड सर वैसे मेरी फैमिली में सर दादाजी, मम्मी, पापा, बड़े भाई और छोटी बहन है। ओके, अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा ब्रेक करके देखें तो आपने कहा कि जो आपकी स्कूलिंग हुई है, पहले आपकी स्कूलिंग प्राइवेट से हुई है, इसका मतलब ऐसा है। फिर आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आ गए, तो कुछ चैलेंजेस आई होगी आपको इसमें, या कुछ नया आपको सीखने को मिले इसमें, मतलब क्या बताना चाहते हो आप? क्योंकि जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो सरकारी स्कूल में कुछ चीज़ें नई भी होती हैं, तो कैसे आप बताओगे? सर पहले तो जब मैंने शिफ्ट किया, एक तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया सर। चाहे वो सर पूरे सर रूटीन होता है जो एक स्कूल का। फिर सर उसमें मैंने एक चीज़ सीखी सर गवर्नमेंट स्कूल में, कि वहाँ जो लाइफ है बहुत चैलेंजिंग है सर बच्चों की। क्योंकि सर जब आप प्राइवेट स्कूल में होते हो, मोस्टली वहाँ अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, तो सर इतना डिस्कशन नहीं होता है कि आपकी फैमिलीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट सर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई तो सर मैंने वहाँ देखा कि कुछ माइग्रेंट बच्चे ऐसे भी हैं जो सुबह पहले काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सर वो एजुकेशन के लिए स्कूल आ रहे हैं, फिर रात को बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि लाइफ हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। तो आपको जितना मिला है आप उसके लिए थैंकफुल रहो गॉड का हमेशा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने और कही है यहाँ पे कि मेरी अभी भी जॉइंट फैमिली है और आपके दादा आपके साथ रहते हैं। तो आज के टाइम में जॉइंट फैमिली होना इतना आसान नहीं है। तो आपको क्या बेनिफिट मिला है जॉइंट फैमिली से, और किस तरह से आपकी फैमिली ने आपको इसमें हेल्प किया है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करने में और जहाँ आप पहुँचे हो आज वहाँ तक पहुँचने में? सर आज मैं जो भी हूँ उसका मोस्टली श्रेय तो सर मैं अपनी फैमिली को ही दूंगी। क्योंकि सर बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो सर चाहे आपको इमोशनली स्टेबिलिटी हो, चाहे सर फाइनेंशियली हो। तो सर इसमें दादाजी ने तो सर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि सर मेरी जो एजुकेशन है सर, आफ्टर ग्रेजुएशन सर मैं शिमला चली गई थी, और सर 7 साल मैंने शिमला में ही बिताए हैं अपनी। तो सर रिलेटिव्स को भी हर किसी को आंसर देना कि इतनी देर तक आपकी बेटी वहाँ क्या कर रही है। तो सर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट था मेरी फैमिली में बहुत। उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट ही किया है
कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप उसमें लगे रहो, कि हम आपके साथ हैं, कोई कुछ भी बोले आपने उस चीज़ पे ऊपर ध्यान नहीं देना है, कि हम ऑलवेज़ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सर स्पेशली दादाजी, सर दादाजी का ऐसा होता था कि बेटियों को तो और आगे बढ़ना चाहिए। सर इवन गांव का इन्वायरमेंट था तो सर सर शादी का बहुत प्रेशर था, क्योंकि सर 25 के बाद मोस्टली लड़कियों के ऊपर आ जाता है प्रेशर। तो सर दादाजी का ऐसा था कि ये बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको किस चीज़ की टेंशन है, कि आप पढ़ो अपना। अच्छा, तो जैसे आपके दादाजी इतनी ब्रॉड सोच रखते हैं, तो उनकी इस तरह की सोच क्यों है? आपको क्या लगता है कि कहाँ से उनको इस तरह की सोच मिली है ना? और उनकी क्या बैकग्राउंड रही है, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। सर मेरे दादाजी खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो। एंड सर वो गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। एंड सर वो सोशल वर्कर भी हैं, तो वो सर इन सब एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व्ड है वो। तो सर उनको ऐसा लगता है कि अगर लड़की फाइनेंशियली स्टेबल होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो सर वो ऐसे हमें मोटिवेट करते थे, और सर वो सबको बताते थे ऐसे कि सर हम कज़न्स हैं, 10 कज़न्स हैं सब हम, और सर उसमें से 7 हम लड़कियां हैं। तो हाँ जी, तो सर वो ऐसा बोलते थे कि 7 देवियां हैं मेरे घर में। तो सर ये बहुत एक पॉजिटिव था हमारे लिए सब चीज़ें। तो सर कभी ऐसे फील नहीं हुआ है हमें कि आपको बस इतना ही पढ़ना है फिर शादी करनी है, सर ऐसा कुछ नहीं था। उनको हमेशा ऐसा था कि जैसे सब गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, आपको भी वैसे गवर्नमेंट जॉब लेनी है और अपनी तैयारी करनी है। चलो देखो, हम तो चाहते हैं कि ऐसी सोच रहे हमारे समाज में। और इस साल तो मैं सच में बता रहा हूँ कि गर्ल्स के अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, और हर लड़की की जो कहानी है कुछ कुछ ऐसी ही है। अगर आपने हमारे पिछले पॉडकास्ट देखे होंगे तो उसमें ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि देवी होती है, तो मैं भी बड़ा लकी फील करता हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। तो चलिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है, फिर आपने कॉलेज किया, उसके बाद आपने मास्टर किया। मास्टर किस में किया आपने? जोलॉजी में। जोलॉजी मास्टर किया। तो कब आपको ये ख्याल आया कि आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए? सर जब मैं मास्टर्स के लिए HPU गई, और सर HPU में इन्वायरमेंट ही ऐसा है सर, वहाँ जा तो आप नेट JRF की तरफ जाओगे या सर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाओगे। तो सर मास्टर्स के 2nd ईयर में थी जब मैं, तो सर मेरे सीनियर्स तैयारी करते थे, तो सर उनके आपस में डिस्कशन होती थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इंडिया पे ये इम्पेक्ट होगा। तो सर मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि इनको कैसे पता ये सब चीज़ें। तो सर धीरे धीरे उनसे डिस्कशन स्टार्ट हुई, फिर गाइडेंस मिली। तो सर फिर सर वैसे मेरा शुरू से था इधर सर आने का कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, पर सर जो एक्चुअली एक बोलते हैं कि आपको स्टिमुलस मिला है, वो सर मेरे को HPU से मिला है। ठीक है, ठीक है। तो आपने पहला एग्ज़ाम कब दिया चीज़ का? सर पहला दिया है मैंने कोविड टाइम में दिया था सर, 2021 में। अच्छा, 21 में आपने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी, और उस टाइम तक आपने MSc भी कर दी थी। तो वैसे देखा जाए तो वैसे तो आप थोड़ा क्लियर तो हो ही गए थे, और 21 में आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और सिलेक्शन आपकी हुई है 2025 में, और अल्टीमेटली हम पहुंच गए 2026 में। तो एक लंबी जर्नी है ना, पूरे पीरियड की। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि इन 6-7 साल में कौन कौन से पेपर दिए हैं और किस किस स्टेज तक आप पहुँचे हैं? सर मैं अपनी जर्नी के बारे में तो पहले 2 लाइन यही बोलना चाहूँगी कि कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सर मेरी भी कुछ जर्नी ऐसी रही है। तो सर मैंने HS का एग्ज़ाम दिया सर। सबसे पहले मैं CDS की तैयारी कर रही थी सर, और CDS में सर जिस टाइम मेरा लास्ट अटैम्प्ट था सर, मैं बहुत सीरियस हो चुकी थी। बट सर शिमला में CDS का एग्ज़ाम होता है सर Jan-Feb के आसपास सर, बहुत स्नोफॉल थी, और सर उस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो मैं वो पेपर नहीं दे पाई थी। फिर सर उसके बाद मैं HAS की तरफ डेडिकेटली सर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। फिर सर मैंने 2021 में फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था सर, उसमें मेरा नहीं हो पाया था प्रीलिम्स और मेंस, बट सर मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी थी अपनी। फिर सर मैं अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए कि ग्रोथ का ग्राफ की कितनी चीज़ें मैं सीख पा रही हूँ, या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ, तो सर जो भी क्लैरिकल एग्ज़ाम, सेक्रेटरीएट एग्ज़ाम मैं सर सब देती थी। अच्छा सर उसके लिए मुझे सर एक उसमें एक पॉजिटिविटी मिलती थी। जब पहले ऐसा होता था कि आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, आपको हार्डली 20 क्वेश्चन सुने आपने कहीं से, जो आप देख रहे हो उसमें। फिर सर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आया कि अगर 100 क्वेश्चन आए हैं तो आपने सारे पढ़े हैं कहीं ना कहीं वो।
तो सर उसमें आपको खुद की ग्रोथ दिखती है फिर कि आपने क्या गेन किया है। तो इसमें आपको सक्सेस मिली किसी एग्ज़ाम में, फाइनल सक्सेस मिली जो एक क्लैरिकल्स के वगैरह के फाइनल तो नहीं मिली, पर टाइपिंग में मैं बाहर हो जाती थी। तो दुख लगता था इस बात का? हाँ जी सर, दुख तो लगता था। तो आज खुशी होती है कि अगर उधर होता शायद इधर नहीं हो जाता आज? सर ऐसा तो नहीं, शायद उस टाइम पर अगर मैं सोचूं वो हो जाता तो तब भी खुश होते, बट सर मैं तैयारी तो कभी नहीं छोड़ती अपनी, क्योंकि सर मेरा एट द एंड एम तो सर एचएस क्वालिफाई करना ही था। अच्छा ठीक है। जब आपके रिज़ल्ट आया है ना, तो अब आप लोगों की जॉइंट फैमिली है ना, तो उस दिन आपको पहली बारी कब पता चला, कि किस वक्त पता चला, और फैमिली के साथ थे अब, और फैमिली का क्या रिएक्शन था, थोड़ा सा इसको भी, और स्पेशली आपके दादाजी का? सर मेरा इंटरव्यू 28 तारीख को था, और सर मैं जब घर से आई थी सर, मैं एक हफ़्ता पहले आ गई थी। तो सर मैं घर से बोल के निकली थी अपनी मम्मी को कि अब जब लौटूंगी तो बेरोज़गार तो नहीं लौटूंगी। सर ऐसा मैंने, ताकि वो भी थोड़े पॉजिटिव रहें, तो सर मैं आ गई थी। फिर सर उसके बाद मेरे पापा टीचर हैं, तो सर 28 को मेरा इंटरव्यू था, तो सर वो बहुत परेशान थे। तो मम्मी ऐसा बोल रहे थे कि पापा ढंग से खाना भी नहीं खा रहे, सो भी नहीं रहे रात को, कि उनके बैक ऑफ द हेड यही चला है, क्योंकि सर इसमें एक अलाइड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, उसका फेलियर। तो सर मैं फिर घर नहीं आई थी 28 के बाद, क्योंकि सर मोस्ट प्रोबेबली पता था कि लास्ट इंटरव्यू 30 को है, तो रिज़ल्ट 30 को आ जाएगा। सो सर 30 को सर 7 बजे के आसपास फ़ोन आया था पहले घर से, तो मैंने उनको बोल दिया कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है आज शायद, तो आप टेंशन मत लीजिए, कि जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर सर 7:30 बजे के आसपास मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, अमन भारती, जो सर इस साल असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं। तो सर उन्होंने बोला हो गया। फिर मैंने पूछा किसका, क्योंकि सर हम दोनों का था। फिर मैंने किसका, फिर उन्होंने बोला दोनों का हो गया। फिर सर उस टाइम तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दे, कैसे। तो सर मैंने पूछा किस पोजीशन पे, फिर उन्होंने बोला कि मुझे भी मेरे फ्रेंड ने बताया है कि ऐसे लिस्ट में आपका नाम है। तो सर फिर डाउट हो गया कि रोल नंबर, नाम ही देखा है कि रोल नंबर होगा नहीं होगा। फिर सर मैंने रिज़ल्ट ओपन किया, तो सर उसमें नाम रोल नंबर था। तो सर मेरे लिटरली सर हाथ कांप रहे थे घर फ़ोन करने के लिए। तो सर मैंने पापा को कॉल लगाई, फिर मैंने बोला फ़ोन स्पीकर पे रखो आप। तो सर दादाजी मम्मी सब आसपास थे, तो सर वो तो फिर रोने लग गए जैसे ही उन्होंने सुना। कौन रोने लगे? सर सब दादाजी, सर दादाजी से तो बात ही नहीं मेरी हो पाई ढंग से। पापा भी रो रहे थे, मम्मी भी रो रहे थे। तो सर दादाजी, एक होता नहीं गला चौक हो जाता है आपका एकदम से, तो सर उनसे तो बात ही नहीं हो पाई। मैंने बस उनको ये बोला कि तहसीलदार बन गई मैं। तो सर बहुत खुश थे वो। तो सर उनसे तो बात हुई मेरी नेक्स्ट डे। वो तो सर इतना खुश थे, सबको फ़ोन कर रहे थे और रो ही जा रहे थे। सर बहुत इमोशनल थे वो। जब उनसे बात हुई, क्या बात हुई आपके उनसे? सर मैंने उनको ऐसा बोला कि तहसीलदार बन गई मैं। फिर ऐसा बोल रहे थे कि लोगों के लिए तू आज बनी है, मेरे लिए तो तू बन चुकी है कब की, कि जब से तूने तैयारी शुरू की थी तब से बन चुकी है तू मेरे लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनके मन में था ये कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसीलिए आपको बार बार ही बोल रहे थे कि भैया आप तैयारी करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारी सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है इस चीज़ को, और कितना कुछ हम अपने पेरेंट्स को, दादा को, जो भी आपके हैं उनको दे पाते हैं। तो इसी लिए इस एग्ज़ाम की इतनी ब्यूटी है, और सेक्रीफाइस अवश्य जुड़ा हुआ है इसके साथ, इतनी आसानी से ये मिलने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो चलो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन की बात हुई, तो आपकी पूरी फैमिली में इस तरह से रहा। तो अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे मम्मियाँ होती है ना, मम्मी ज़्यादा इतना कई बार एक्सप्रेस नहीं भी कर पाती, उनको तो बच्चों के लिए होता है कि क्या खाया क्या पिया, कैसे रह रहे हैं, तो उन्होंने कैसे अपनी जो खुशी थी जाहिर करी? सर मेरी मदर ने तो सर ऑलवेज़ बहुत मोटिवेट किया है सर। स्पेशली वो जब अपनी जर्नी बताते थे कि सर जैसे उनको पहले पुलिस में सिलेक्शन मिली थी अपने टाइम में, बट सर उस टाइम मेडिकल के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था तो उनको नहीं लेके गए थे। फिर सर आफ्टर मैरिज उन्होंने पापा से बात शेयर की होगी कि मुझे भी नौकरी करनी है, तो सर उस टाइम आंगनवाड़ी के फॉर्म फिल होते थे टीचर के लिए। तो सर वो घर पे लेके आए कि ऐसे कि इनकी बहू पढ़ी लिखी है तो इनको लगा सकते हैं, क्योंकि सर उस टाइम मेरिट बेस्ड कुछ नहीं होता था। तो सर फिर हमारे घर के साथ ही घर है, तो सर उन्होंने दादाजी को बोला कि आपके तो सब बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो कि बहू को की क्या ज़रूरत है, कि हमारी फैमिली में कोई भी नहीं कमा रहा है, तो आप कि बहू पढ़ी लिखी आप हमें दे दीजिए ये फॉर्म। तो सर उसका इम्पेक्ट आज भी मैंने देखा है अपनी मम्मी के ऊपर, क्योंकि सर वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि मैं तो नहीं कर पाई, पर अगर तुम कर लोगे तो मैं समझूंगी कि मैंने नौकरी कर ली है वो।
तो सर वो ऐसे तो कहीं हर ना बार कहीं सर डिस्कस करते थे वो हमसे ये बात। हाँ, देखो ना, हर चीज़ मुझे लगता है कि हर चीज़ आपके लिए एक मोटिवेशन ही बनती है। जब आप अपने फैमिली को देखते हो तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैमिली का सपोर्ट ही होता है ना, तो जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो देखो, बड़ा इमोशनल सा इन्वायरमेंट रहा होगा आपके फैमिली में भी होगा। यस सर। अच्छा, एक चीज़ और है, तो जब हम तैयारी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बीच में आपने एलाइड की बात भी करी थी, है ना, कि आपने कहा था कि एलाइड का पेपर नहीं हुआ था। तो एलाइड की क्या रही आपकी जर्नी, कैसे रही और क्या सीखा आपने उसमें से? सर जैसे मैंने एच के मेंस सर फर्स्ट टाइम मैंने 2022 में मेरा क्वालिफाई हो गया था एच। तो सर उसके मेंस 2023 में हुए थे, हमारे इलेक्शन के कारण सर वो पोस्टपोन हो गए थे। तो सर उस टाइम भी बहुत तैयारी की थी, पर सर ठीक है नहीं हो पाया तो खुद को समझा लिया था। फिर सर उसके बाद मैंने बीएड की। अच्छा, बीएड भी किया है? सर हाँ। बीएड की बीच में, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो कब बहुत बीएड कब ज़रूरी। करी आपने? सर बीएड की है मैंने 2022 से 24 बैच अच्छा, था मेरा। 2022 से 24 आपने बीएड कर ली, मतलब आपको हाँ जी। अपने सेव कर लिया कि एक हाँ तरफ जी। है आपके पास। हाँ जी सर। ठीक है। क्योंकि सर इस एग्ज़ाम में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। फिर सर उस दौरान सर जिस साल सर मैंने मेंस दिया तो सर अगला एचएस मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ सर। सर वो शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी था कि आपने लास्ट ईयर मेंस दिया है, इस साल आप और अच्छा करोगे, तो सर उसमें प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया मेरा। एंड सर उससे नेक्स्ट ईयर सर मेरा सी सेट नहीं हुआ। तो सर फिर ऑप्शन अलाइड थी मेरे पास। एंड सर फिर शिमला में रहते हुए मेरे को 7 साल हो चुके थे। एंड सर मैंने टाइम मांगा था घर वालों से कि अलाइड मेंस के बाद कि मैं घर आ जाऊंगी फिर। तो सर मैंने अलाइड की बहुत तैयारी की थी सर, डेडिकेटली सर। अगर मैंने किसी एक ज़ील दिखाई है किसी पेपर में, वो सर मैंने अलाइड के पेपर के लिए दिखाई थी। तो सर बट अनफॉर्चुनेटली सर वो नहीं हो पाया। और सर एक चीज़ देखी मैंने अलाइड का, सर जब रिज़ल्ट आया था सर, मोस्टली मैं घर से बाहर होती थी, कि शिमला में होती थी, मैं फ़ोन पे बताती थी घर वालों को कि पेपर नहीं हुआ, और मैंने कभी रिएक्शन नहीं देखा उनका। सर अलाइड के टाइम सर मैं सामने थी उनके, तो सर मैंने देखा कि इतना दुख मुझे नहीं हो रहा है कि जितना घर वालों को हो रहा है। सर वो दिन मेरे को आज भी याद है, हम डिनर सर साथ में बैठ के करते हैं फैमिली सारी। तो सर उस दिन ना पापा ढंग से खाना खा पा रहे, ना मम्मी ढंग से खाना खा पा रहे, कि उनको ऐसे था कि कहीं ये ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रही। जबकि सर मैंने अपनी तरफ से बोला कि क्योंकि सर उसके 20-25 दिन बाद एचएस प्रीलिम्स था जब अलाइड का रिज़ल्ट आया। तो सर एक होता है कि आपको दुख लगता है किसी चीज़ का, सर मुझे ऐसा बोलते कि उसका सदमा लगा था जब मैंने अपने घर वालों को देखा कि इतना इम्पैक्ट होता है कि मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो सर उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई थी कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो सर उस टाइम सर फिर मेरे दादाजी ने फ़र्स्ट टाइम बोला मुझे जब अलाइड का रिज़ल्ट आया कि ऐसा करो आप कोचिंग ले लो। तो सर मुझे ऐसे लगा कि शायद अब इनको भी डाउट होने लग गया है मेरी तैयारी के ऊपर या मेरे ऊपर। तो सर मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई वो चीज़, बट सर मैंने एक पेज पे लिख के रखा था कि अलाइड का फेलियर मिला है, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एचएस के बाद देखूंगी कि कैसा क्या हुआ अलाइड में मेरे साथ। पर सर मैं फिर डेडिकेटली एचएस की तरफ लग गई थी, प्रीलिम्स की तरफ। तो ये बात है 2024-25। अच्छा, फिर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। अच्छा, चलो आगे ये तो बात करेंगे हम कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन करी। तो देखो ना, ये इतना लंबा समय है ना, 7 साल आपके हो गए, मास्टर कर दिया आपने, बीएड कर दिया आपने, और एलाइड से आप बाहर जा रहे हो, है ना। तो ऊपर से गर्ल्स के ऊपर एक प्रेशर रहता है ना, फैमिली का रहता है, सोसाइटी का रहता है, कई बार अपने अंदर भी ख्याल आता है कि यार मैरिज की एज भी हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती है। तो उस पीरियड में आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे पढ़ाई के सिवाय? कई बार ऐसा होता है कि हमें हर दिन ही अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो ऐसा क्या था आपके इर्द गिर्द में या आपके अंदर खुद के, जिससे आप हर दिन खड़े हो जाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ? सर डेफिनेटली शादी का तो सर बहुत प्रेशर था, और शायद सर अगर आज मेरा एचएस नहीं हुआ होता तो शायद मेरी शादी हो चुकी होती सर 2025 में ही शायद। बट सर ऐसा था कि सर फ़ोन आते थे घर से भी कि अब कौन सा एग्ज़ाम है, कि अब हमें रिश्ते ढूंढने शुरू करने हैं, सब पूछ रहे हैं। बट सर दादाजी ऐसा बोलते थे कि उसको परेशान मत किया करो, कि पढ़ने दो उसे,
और सर मम्मी पापा का भी ऐसे होता था, पर सर जब देखते थे कि आपके साथ वाले फ्रेंड्स सबकी शादी हो रही है और सिर्फ आपकी बेटी रह रही है, तो सर अपने अंदर से भी कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा टाइम दिया है हमें, अगर अब वो मांग कर रहे हैं तो शायद वो भी गलत नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंगली वो भी ठीक है। तो सर ऊपर से एग्ज़ाम प्रेशर भी होता था, तो सर इसमें फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर, अकॉर्डिंग टू मी। कि सर ऐसा बोलते हैं कि एक अ गुड हैप्पी फ्रेंड सर्कल इज़ ग्रेट फॉर मेंटल हेल्थ। क्योंकि सर आपका रिज़ल्ट आ रहा है शाम को, कभी सर आपको 10 बजे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, तो सर आप घर वालों से नहीं शेयर कर सकते उस टाइम पे, क्योंकि सर वो घर वालों के साथ एक चेन लंबी चली जाती है, वो आज भी पूछेंगे, कल भी पूछेंगे, कि हर दिन पूछेंगे अपनी तसल्ली के लिए कि आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो। बट सर वो होता है ना कि एक मूवी का डायलॉग, कि ये नहीं कि फ्रेंड्स आपको सोल्यूशन दे देते हैं, पर वो ऐसे ऐसे सोल्यूशंस देते हैं आपकी प्रॉब्लम के कि आप प्रॉब्लम ही भूल जाते हो। तो सर वही एक सर फ्रेंड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड सर सेकंड सर ये तैयारी आपको सेल्फ अवेयर बहुत बना देती है। सर आपको पता है कि आपको अब किस चीज़ से सुकून मिलेगा। सर जैसे मेरा ऐसा था कि अगर मुझे किसी चीज़ से बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो सर मैं बहुत एकांत रखती थी अपने आप को, किसी से बातचीत नहीं करती थी मैं। जहाँ सर मैं किसी मंदिर में चली जाऊँगी, स्पेशली सर शिमला में जा खो जाती थी मैं सर खुद ही जाऊँगी अकेले, वहाँ पे बैठ जाऊँगी घंटों। और सर इंट्रोस्पेक्शन सर मैं तो बहुत आप करती थी। मेडिटेशन वगैरह करते थे? हाँ जी सर, मेडिटेशन करती थी मैं। तो सर इंट्रोस्पेक्शन बहुत करती थी सर मैं, कि अगर मैं फेल हुई हूँ तो मैं क्यों हुई हूँ। सर मोस्टली मैं ऐसे किस्मत पे नहीं ज़्यादा ऐसे ब्लेम करती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे ही हार्डवर्क में कमी रही है, कि अगर आज मैं फ़ेल हुई हूँ तो मैं इसको कैसे सुधार सकती हूँ, आगे वाले एग्ज़ाम में कैसे अच्छा कर सकती हूँ सर ये। और सर मैं पोइम्स लिखती हूँ, तो सर कभी कभी सर ज़्यादा ही अगर ऐसे उदास मन होता था तो सर मैं पोइम लिख लेती थी। ठीक है, आपकी कोई पोइम है जो आपको खुद की लिखी और आपको लगता है हाँ ये बड़ी मोटिवेटिंग रही है मेरे लिए? सर मैंने 7th-8th क्लास में लिखी थी लाइंस सबसे पहले। सर वो लाइंस मेरे को आज भी बहुत अच्छी लगती है, मोटिवेट करती हैं सर। कि जाने कौन सा पल मुझे लिखना सिखा गया, जाने कौन सा पल मुझे लिखना सिखा गया, पापा की पकड़ाई कलम मेरी ज़िंदगी बना गया, पापा की पकड़ाई कलम मेरी ज़िंदगी बना गया, माँ का धैर्य मुझे सब्र करना सिखा गया, ना जाने कौन सा पल मुझे लिखना सिखा गया। क्या बात है, ये आपने 7th-8th में लिखा था? हाँ जी सर, मैंने उस टाइम मैं इसका मीनिंग नहीं समझ पाई थी, शायद मैंने ऐसी लिख दी थी ये लाइंस। नहीं, ये तो बहुत ही डीप मीनिंग है। हाँ, पर सर अब मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम नहीं मुझे सर पता मैंने किस उससे लिखी थी, एम से लिखी थी ये पोइम, पर सर आज अगर मैं बार बार पढ़ती हूँ तो सर मुझे अब समझ आता है इसका एक्चुअल मीनिंग। नहीं, ये तो बहुत अच्छी लाइंस है, मेरे को भेजना, ये तो बड़े लोगों के लिए एक लाइट हाउस का काम करेगा। तो देखो ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारा भविष्य शायद तय कर रही होती है, हम कुछ बचपन से ही ऐसे होता है, तो इसीलिए मुझे ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जो आपके दादा को, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर विश्वास था, तो शायद ये सारे जो डॉट आपस में मिल रहे थे, तो इसी का एक नतीजा है, और अपने ऊपर भी आपको इस चीज़ का विश्वास है। तो जैसे आपने बोला कि आप अकेले बैठना, इंट्रोस्पेक्शन करना, है ना, मेडिटेशन करना, तो इसके मुझे ना कोई 2-3 ऐसे बातें बताओ, फ़ायदे बताओ कि जो शायद हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और आज तक शायद मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया है वो इसी का रिज़ल्ट है कि एक इंट्रोस्पेक्शन हो गया, इंट्यूशन को सुनना, और वो इसीलिए कि एक थोड़ा स्पिरिचुअली बोल सकते हैं इसको, तो उससे बेनिफिट होता है। तो शायद मैं भी आपके साथ रिलेट कर पाऊँ, और बहुत सारे लोग शायद करते भी है जो तैयारी करते हैं। तो क्या मतलब 2-3 टेक अवे आप इसमें से निकाल सकते हैं कि जो आपको हेल्प कर पाए? सर इंट्रोस्पेक्शन में सबसे पहले तो सर जब आप शांत बैठे होते हो सर, आप समझ पाते हो कि आप किस चीज़ से परेशान हो। सर पहले तो आप ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हो कि आपको परेशानी किस चीज़ से हो रही है। और सर जब आप अकेले बैठे होंगे सर, आपके मन में ख्याल आएगा, आप सोच पाओगे कि एक्चुअल रूट कोज ये है इस प्रॉब्लम का, और सर फिर आप उसका सल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो सर आप उस टाइम प्रॉब्लम को एज ए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखोगे सर, उसका सल्यूशन ढूंढोगे। कि सर ऐसा नहीं सोचोगे कि मुझे इसी के साथ चलना है आगे, तो सर आप सल्यूशन ढूंढ पाते हो। सर फर्स्ट ये, एंड सर सेकंड ये है कि आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो अपने प्रति, कि अगर आज मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है तो आज इसका मैं सल्यूशन निकालूंगा ताकि इन फ्यूचर ये मुझे परेशान ना करे। क्योंकि सर ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपका माइंड वैसे ही वर्क करेगा फिर आगे के लिए। यस सर। हाँ। सर आप लिमिट सेट कर देते हो और अपनी माइंड्स की और आपको माइंड की, और सर आपको पता लग जाता है
कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये सही है मेरे लिए। हाँ, ये तो देखो मैंने भी बड़ा नोटिस किया है, कई बारी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है सबके जीवन में कि परेशान हो जाते हैं इंसान। तो जब मैं भी देखता हूँ कई बारी अगर 10 प्रॉब्लम दिखेगी तो जेन्युइन 2 ही होती है और 8 तो वैसी होती है जो हम लेके चल रहे होते हैं, है ना। तो ये बाकी जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो निकलते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं, तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। तो जेन्युइन जो प्रॉब्लम होती है वो 1-2 ही होती है। तो चलो ये आपने इस तरह से अपने आप को मतलब मोटिवेट रखा, है ना, और अपने 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 लिए खुद रास्ते बनाए, ढूंढे रास्ते और उसके सलूशन भी निकाले। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रेपरेशन की, जो आपकी स्ट्रेटजी है। पहले प्री से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? ऑब्वियसली चेंज भी हुई होगी जब आपने इतने मेंस लिखे, इतने बारी कुछ फेल हुए, है ना। तो क्या स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स के लिए? सर प्रीलिम्स की जैसे 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जीएस और सीसेट। तो सर जीएस के लिए सर सबसे पहले तो सर मैं एनालिटिकल थिंकर की तरह ज़्यादा सोचती हूँ कि सर हर चीज़ को मैं टुकड़ों में डिवाइड कर लेती हूँ। तो सर जैसे हिमाचल पोर्शन में जोगटा अकेडमी की प्रीलिम्स की बुक से ही करती थी। सर वो तो मैंने शायद 20 बार से भी ज़्यादा पढ़ दी है। सर अगर आप आज भी मेरे से पूछोगे कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री कहाँ से, सर मैं आपको बता दूंगी कि 30 नंबर पे बिलासपुर है। अच्छा। और सर जब मैं ऐसे सुनती थी किसी का ऐसे इंटरव्यू या कुछ भी, मुझे ऐसे लगता था कि शायद ये याद करके आते होंगे या कुछ भी। पर सर आज जब खुद हम इस फेज़ से गुजर रहे हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने सच में इतनी बार आप किताबें पढ़ चुके होते हो कि आपको फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलो, मुझे तो खुद बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, क्या बोलो, कि जो मैंने किताब लिखी थी उसका आपने 30 बारी पढ़ा है और उसके पेज भी याद है। हाँ जी सर। क्योंकि सर मैं बहुत एग्ज़ाम्स देती थी क्लैरिकल से लेके, तो सर मेरे लिए एक ऐसा होता था कि हिमाचल इजी है कि वो प्रीलिम्स की बुक पढ़ूंगी मैं, 12 चैप्टर हैं सर उसके, एंड सर उसको रिवाइज़ करने हैं मुझे। एंड सर उसमें तो नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि वो वो नोट्स की ऑलरेडी फॉर्म में सर नोट्स की फॉर्म में है वो। तो सर हिमाचल में सर उससे करती थी। एंड सर करंट अफेयर के लिए सर मैं ऑनलाइन परचम क्लासेस के नोट्स बनाती थी और जहाँ सर उसकी मैं पीडीएफ्स ले लेती थी। एंड सर हिस्ट्री के लिए सर स्पेक्ट्रम फॉलो किया है सर, मैंने उसके नोट्स बना लिए थे स्पेक्ट्रम के। सर मैं क्रोनोलॉजी में बनाती थी सर जैसे मैंने पूरा लिखा हुआ था कि 1909 में क्या हुआ है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ है, 1906 में क्या हुआ है आगे, फिर 7 में सूरत स्प्लिट, सब पूरी एक ऐसे मैंने बनाया हुआ था। और सर मैं उसमें कुछ भी जैसे एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन आ रहा है तो सर मैं उसी नोट्स में ऐड कर देती थी अपने सर इस तरह से। और सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हाँ, सभी वही पढ़ता है। ठीक है, चलो ठीक है। मतलब आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको ही आपने प्रेफर किया है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस की। देखो मेंस एक बहुत बड़ी गेम है, उसमें सिलेबस भी ज़्यादा है, ऑप्शनल है, स्किल है राइटिंग वाली। तो उसका ओवरऑल कैसा रहा आपका, किस तरह से आपने वर्क किया इसके ऊपर? सर पहले तो जब मैंने लास्ट ईयर के मेंस दिए थे जब थे, तो सर उसमें मेरे को सबसे बड़ी कमी अपनी यही लगी कि जो मैंने इवैल्यूएशन नहीं करवाई थी आंसर शीट्स की अपनी। क्योंकि सर मुझे ऐसे लगता है हर एस्पिरेंट के अंदर एक झिझक होती है कि हम एक्सपोज ना हो जाए कि हम कैसे लिख रहे हैं कि, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने साथ इस तैयारी में बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो सर इस साल सर मैंने आंसर शीट्स की इवैल्यूएशन करवाई थी जोगटा अकेडमी से ही। सर उसमें मेरे को बहुत एक पॉजिटिव फीडबैक मिली है सर। स्टार्टिंग में जैसे मार्क्स कम भी आ रहे थे तो सर फिर मेरे को बताया जाता था कि सर जैसे मेरा क्वेश्चन लिखती थी तो सर उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूज़न। तो सर मेरे को बोला गया था कि आप कंक्लूज़न पे ज़्यादा फोकस करें अपने। तो सर मैंने फिर कंक्लूज़न पे फोकस किया। तो सर स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स ऐसे 40 आते थे, 50 आए, एंड सर एंड तक जी लास्ट टाइम जब मेगा मॉक टेस्ट थे मेंस के तो सर मेरे 100+ मार्क्स थे। तो सर उससे एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आपको मेंस में बैठने के लिए। और सर जैसे हिंदी बहुत बड़ी एक हर्डल बन गया हुआ है एचएस मेंस में, तो सर उसमें बहुत हेल्प मिली आपको। सर मैं हिंदी का पेपर तो हर दिन सॉल्व करती थी, और सर मेंस का सर आंसर राइटिंग में एक पेपर सर मैं हर दिन लिखती थी। अच्छा, आपने हर दिन पेपर लिखना ही लिखना है? हाँ जी सर, ये मेरा फिक्स था सर। जब मेरे प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था और मेंस थे, और सर साथ में मैंने बीएड किया तो मेरा टीजीटी कमीशन भी था, तो सर दोनों एग्ज़ाम साथ में थे। और सर एचएस में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इवन आप इंटरव्यू के बाद भी श्योर नहीं हो कि आप फाइनल लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे। तो सर साथ साथ में मैं कमीशन की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि सर मेरा ऑप्शनल ज़ूलॉजी ही था जिसमें मैंने मास्टर्स किया है। तो सर मैं
कम से कम सर ऐसा है कि मेंस के टाइम सर मैंने 1.5 महीना कोई 15-16 घंटे तो सर मैं कंटिन्यूसली पढ़ती थी लाइब्रेरी में। और सर मैंने बाद में सर मैं जो पेन यूज़ करती थी सर मैंने उनको फेंका नहीं सर, मैंने अपने डेस्क के ऊपर ही रखे हुए थे वो पेन। और सर एट द एंड जब मैंने काउंट किए वो 109 पेन थे मेरे। अच्छा, आपने 109 पेन लिख के हाँ जी सर। वो ख़त्म कर दिए थे वो। हाँ जी सर। ठीक है। तो देखो ना, तो ये मैं हर बार ही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, जब मेरे से कोई पूछता है कि सर कैसे तैयारी करें, कि मैंने 1 साल में निकाला, मैंने 2 साल में पेपर निकालना है, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि भैया लिखो लिखो लिखा। लिखना सीख गए, पढ़ना भी सीख जाओगे, बहुत कुछ हो जाता है लिखने से। तो ठीक है। तो आपने टेस्ट तो मैंने आपके देखे हैं जब आप लिख के भेजते थे, तो हमने ये भी हमेशा नोटिस किया है कि जिनके स्कोर पहले कम आते हैं, तो अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ लिखते रहे, है ना, गलतियाँ बाहर ना ढूंढे, अपने अंदर ढूंढे और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उनके हमेशा नंबर बढ़े, हमेशा। चाहे जैसे इस साल आप थे, एक बार हमारे पास नेहा नेगी थे, पिछली बार स्वाति वाली थी, इस बार बल्कि दिव्या कुटोच और रैंक 1। तो इन सब की ना एक मैंने कॉमन बात देखी है कि ये लिखते हैं, फीडबैक लेते हैं और अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और अपने ही कुछ स्किल डेवलप कर देते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मंत्र यही है। ठीक है। तो आप इस तरह से लिखते रहे तो आपको ये समझ सकते हो कि 109 पेन, मतलब आपने 109 पेन इस साल के मेंस के लिए खर्च किया है। सर सिर्फ 1.5 महीने। 1.5 मैं महीने। सर लाइब्रेरी में बैठती थी सर, इवन मेरे साथ वाले ऐसे नोटिस करते थे कि ये पेन फेंकती नहीं है अपने। वो सर मेरे लिए एक सर मोटिवेशन का काम करती थी हर दिन कि मैं इतने पेन यूज़ कर रही हूँ। सर एक तो मेरा ऑप्शनल जोलॉजी सर, उसमें डायग्राम बेस्ड ऑप्शनल, तो सर बहुत डायग्राम्स बना के देखनी पड़ती थी। तो सर फिर यही था कि सर कि आंसर राइटिंग तो सर मैंने बोला था कि मैं हर दिन करूँगी सर। और मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी मेंस के लिए, तो सर टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंगली सर आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है। और सर फिर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है कि आपका फिर आपको खुद को पता होता है कि कल को आपने एग्ज़ाम देना है। फिर जो मेगा वाला होता है उसमें तो फिर वही एक एनवायरनमेंट बन जाता है, उसमें तो लगातार ही लिखने होते हैं अपने पेपर। ठीक है। अच्छा, तो पढ़ना का क्या सर, आपका क्या सोर्स रिकमेंड करे आपने मेंस की तैयारी के लिए? सर मेंस के लिए सर हिमाचल के लिए तो मैंने जोगटा एकेडमी की बुक पढ़ी थी मेंस की। और सर साथ में जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर टेलीग्राम पे ओसम के नोट्स अवेलेबल थे। एंड सर जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी मेंस की सर, उसके बाद जो आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है हमें सर, मैंने उसकी भी हार्ड कॉपीज़ निकलवाई थी, क्योंकि सर उस आंसर शीट से हमें बहुत हेल्प मिलती है। हाँ, वो भी नोट्स ही अपने आप में, Yes, sir. मिनी नोट्स है वो भी। सर क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है ना कि आप खुद आंसर लिख रहे हो पर आप वो आंसर देख ही नहीं रहे हो, तो सर उसका बेनिफिट नहीं आप ले पाते हो ढंग से, क्योंकि सर उसमें इतने एग्जांपल्स दिए होते हैं, इतने फैक्ट्स दिए होते हैं कि वो आपको अलग से ढूंढने के लिए बहुत टाइम अपना लगाना पड़ेगा। बट सर वो मटेरियल में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं आपके पास, तो सर वहाँ से हेल्प मिली। एंड सर हिस्ट्री के लिए तो सर मैंने फिर स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए सर सेम सोर्स ही फॉलो किए हैं फिर। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शनल पे। तो ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा बताएं और वो लोग भी समझ पाए कि जिन्होंने जूलॉजी का ऑप्शन ऑप्ट करना है, तो आपने क्यों ऑप्ट किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि अगर किसी को ये स्टार्ट करना है तो क्या क्या इसके सोर्सेज रहते हैं और क्या स्किल चाहिए इसके लिए? सर मेरी मास्टर्स जोलॉजी में है, तो सर मेरे बेसिक्स ऑलरेडी सर स्ट्रॉन्ग थे जोलॉजी में। तो सर मुझे ऐसा था कि अलग से किसी ऑप्शनल को तैयार करने से अच्छा है कि मैं इसको एज ए अपना ऑप्शनल रखूँगी। एंड सर ये साइंस बेस्ड ऑप्शनल है, तो सर इसमें डायग्राम्स की बहुत वेटेज है। एंड सर इसमें आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सर इसका एग्ज़ाम भी ऐसे ही बहुत कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है। तो सर इसमें मेरे जो मेनली सोर्सेज थे सर, मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर की बुक्स ही थी, क्योंकि सर इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड है आपके पास, तो सर आपको हर सेक्शन के लिए अलग अलग बुक ही फॉलो करनी पड़ती है। तो सर अप्रोक्सीमेटली सर मेरी मेंस की 15 से 20 बुक्स थी सर, मतलब छोटी थी जैसे ग्रेजुएशन की बुक्स होती हैं, तो सर मैंने वही फॉलो की हैं। जो आपने पहले पढ़ा था वही फॉलो किया है। तो अगर कोई जिसका बैकग्राउंड है ही नहीं है इसका, तो वो क्या करे फिर? वही किताबें लेनी पड़े उसको भी, कि कोई ऐसी है कोई स्टैंडर्ड बुक जो? सर पहले तो अगर तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आप तभी ऑप्शनल को ऑप्ट करें, क्योंकि सर अगर आपको बिल्कुल जीरो से एटलीस्ट उसने ग्रेजुएशन करी होगी, उसमें पढ़ा होगा उसमें कि ग्रेजुएशन आपने या तो आपकी मेडिकल से हो, क्योंकि सर इसमें आपको वर्ड भी वैसे यूज़ करने होते हैं कि अगर आप सिंपल प्लांट्स नहीं लिख सकते, आपको फ्लोरा फोना, क्योंकि सर एक वो सब्जेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं आपको ऑप्शनल में। एंड सर डायग्राम में माइन्यूट से माइन्यूट गलती भी देखी जाती है, क्योंकि सर आप लिख रहे हो वो शायद एक टाइम के लिए एग्जामिनर स्किप भी कर सकता है, पर डायग्राम से उनको एग्जैक्ट दिख जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। तो सर इस ऑप्शनल के लिए सर
आपको बुक्स तो सर पर्टिकुलर फॉलो करनी ही पड़ेंगी सर, सेक्शन वाइज। ठीक है। कितने मार्क्स भी आए आपके इसमें इस साल? सर इस साल मेरे ऑप्शनल में सर 126। 126 मार्क्स है, ठीक है। तो अब आते हैं इंटरव्यू के ऊपर, है ना। तो इंटरव्यू भी एक चैलेंज तो रहता ही है, खासकर इंटरव्यू से पहले हर कोई डर जाता है कि क्या सवाल पूछेंगे। तो कैसे आपने तैयारी करी इंटरव्यू की? सर इंटरव्यू तो मेरे लिए सच में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि सर उसके बीच में मेरा कमीशन के एग्ज़ाम भी थे। सर मैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि सर वही है कि एट द एंड आपको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर मुझे आज भी याद है कि सर इंटरव्यू की डेट आ गई थी मेरी 28 तारीख को। तो सर फ्राइडे को सर मेरे मॉक इंटरव्यू थे। सर मैंने मॉक इंटरव्यू दिया जोग्टा अकेडमी में, अदर अकेडमीज़ में भी दिए सर मैंने। सर फ्राइडे सैटरडे सर मेरे मॉक इंटरव्यू थे 2 दिन। एंड सर संडे को मेरा EMRS के 2 एग्ज़ाम्स थे। सर मैं चंडीगढ़ से फिर हमीरपुर गई पेपर देने के लिए, EMRS के अलग से, TGT और सर PGT के। एंड सर उसके बाद मंडे को मेरा HP TGT कमीशन था, तो सर बद्दी में। तो सर मैं हमीरपुर से फिर बद्दी गई। ये इंटरव्यू से कितने दिन की पहले की बात है? सर 28 को मेरा इंटरव्यू था और सर 14, 15, 16 को ये एग्ज़ाम्स थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। सर उसके बाद फिर मैं शिमला चली गई थी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे इंटरव्यू में पूछ ही रहा हूँ सबसे ये सवाल कि कोई एक क्वेश्चन आप वो बताएं जिसमें आप बड़े कंफर्टेबल रहे, बातचीत करके मज़ा आया, और एक क्वेश्चन वो जिसमें आप सहज नहीं महसूस करें, थोड़ा सा लगा कि यार मुझे कसा जा रहा है। सर उन्होंने जितने भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे सर, उसमें तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ वहाँ पे आंसर करने में, कि सर कि ठीक है कि मैं अच्छा आंसर कर रही हूँ। एंड सर रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन थे कि सर जैसे मेरी हॉबी न्यूमरोलॉजी थी, तो सर कहीं ना कहीं उसमें रिलीजन मुझे पता था कि ये एंगल आएगा ही आएगा। तो सर उसमें मेरे को बहुत ऐसे ग्रिल किया गया कि सर हिंदू रिलीजन में कि सती प्रथा थी और आज आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, तो आप कैसे बैलेंस करोगे। तो सर अगर मैं उसमें आंसर भी कर रही हूँ तो वो मुझे और ग्रिल कर रहे थे उस क्वेश्चन पे। तो सर इसमें मुझे थोड़ा लगा कि उन्होंने बहुत फंसाया है मेरे को इस क्वेश्चन में। सर वैसे ओवरऑल अच्छा गया था इंटरव्यू। ठीक है। अब अगर आपको 2-3 बातें बतानी पड़ी इंटरव्यू के बारे में कि भाई इंटरव्यू ये है और ऐसे रहना है आपने, तो क्या बोलते हो आप इस पे? सर मुझे ऐसे लगता है कि इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी नहीं की जाती है सर। जो आपने थ्रू आउट अपनी ये प्रोसेस में सीखा है सर, वही इंटरव्यू है। कि सर जो आपने प्रीलिम्स में, मेंस में, इवन अपनी पर्सनल लाइफ में गेन किया है सर, वही इंटरव्यू है एट द एंड। तो सर अपनी तैयारी को इतना ऑनेस्टली करें, हर चीज़ को इतना मतलब कि समझ के करें। ऐसा ना सोचे कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स में सर आप टिक करोगे आप पास हो जाओगे, सर मेंस में आप लिखोगे हो जाएगा, बट सर इंटरव्यू में वहाँ आपकी पर्सनैलिटी शो होगी उनके सामने। और वो सर आप आंसर तब भी कर पाओगे अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है, कि डीप नॉलेज है आपको उस चीज़ के बारे में। तो सर आप कोई भी अगर चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको एक क्रिटिकली या एनालिटिकली थिंकिंग के साथ ही पढ़ें आप सब चीज़ों को, कि अपने साथ ऐसे धोखे में ना रखें कि मैंने जस्ट फॉर पेज पलटे हो गया, कि ऐसा ना करें। कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो समझ के ही करें, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू में यही काम आएगा। ठीक है। अच्छा, आपने अपने कुछ नोट्स ही बनाया था अलग से कि जो एकदम क्रक्स हो, लास्ट मोमेंट में आप इजीली रिवाइज कर पाओ? सर इंटरव्यू के लिए नहीं, ओवरऑल तैयारी के लिए। ये सर मैंने हिस्ट्री के बनाए थे नोट्स, और सर मैं करंट अफेयर के भी बनाती थी साथ साथ में। ठीक है। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब आपका इंटरव्यू के लिए पाए थे तब भी हम बात कर रहे थे, जो न्यूमरोलॉजी आपकी हॉबी रही है ना, तो ये हॉबी कहाँ से आपको इसके बारे में लगा कि ये मेरी हॉबी हो सकती है, और कैसे आपको इसने हेल्प किया आपके जो फेस था? तो ऑब्वियसली आप तो देखते होगे कि मेरा क्या चल रहा है अभी टाइम। यस सर पहले तो मैं बहुत डाउट में थी जब मैंने न्यूमरोलॉजी एज ए हॉबी रखी थी। सर मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि सर मेरे को बहुत डाउट हो रहा है, क्योंकि सर इसमें नेगेटिव भी बहुत बोला जा रहा था कि आपको इसमें रिलीजन पे बहुत फंसाया जा सकता है, कि आप एक एस्पिरेंट होके, सिविल सर्वेंट होके न्यूमरोलॉजी पे कैसे बिलीव कर रहे हो, ये सब। बट सर आपने उस टाइम बोला था मेरे को कि ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, कि आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर आपकी सच में ये हॉबी है तो आप यही शो करो अपनी वहाँ पे, कि और वैसे भी यूनिक है तो क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड होगा ही। एंड सर मेरा पूरा इंटरव्यू भी मोस्टली न्यूमरोलॉजी पे ही गया है। सर मेरी इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में सर, जब कोविड टाइम था। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लगता है कि सब दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो सर फिर एट द एंड भगवान का दरवाज़ा ही है जो आप खटखटाते हो। तो सर मैं फिर न्यूमरोलॉजी से काउंट करती होती थी कि शायद कभी ऐसा हो कि अब टाइम अच्छा है,
तो हो जाएगा मेरा। तो सर ऐसी सर फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया इसमें। तो कुछ आपको लगा कि जो आपने नंबर्स पढ़े उससे कुछ रिजल्ट निकले, मतलब कैसे हेल्प किया आपको इसने? सर मेरे को बहुत एक पॉजिटिविटी मिलती थी सर, अगर कुछ भी पॉजिटिव मिल जाता है सर। जैसे इंटरव्यू से जस्ट पहले सर मेरा 28 को इंटरव्यू था सर, 27 को मैं ऐसे अपना रोल नंबर सम कर रही थी, जो मेरा रोल नंबर था HS का, तो सर उसका भी 28 हो रहा था सम। तो सर मेरे को एक अंदर से बहुत ऐसे पॉजिटिविटी आई कि 28 तारीख को इंटरव्यू और 28 ही इसका नंबर, तो मतलब कि हो जाएगा इस बार। तो सर ये एक वही है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीज़ों से। और एक विश्वास बना रहता है कि लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई पावर है। तो अब देखो ये जैसे आप तैयारी कर रहे हो, लंबा समय है, आप न्यूमरोलॉजी करते हो, पोइम लिखते हो, है ना, तो ये सब कुछ होने के बावजूद बीच में कभी ऐसा फेज़ आया कि जब लगा यार बहुत ही ख़राब चल रहा है, कि आप कभी किसी के साथ कंपैरिजन पे आ जाते हो और आप कभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं दिखती, घर से पैसे मांगने मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसा भी कभी दौर आया? अगर आया तो कैसे डील किया? सर हाँ जी सर, ऐसा तो आया सर जब तैयारी आप कर रहे थे। और सर मैं एकेडमिकली बहुत अच्छी थी सर, हमेशा से स्कूल में कॉलेज में सर मैंने कभी फेलियर देखा ही नहीं था, ऐसा बोल सकते हो सर। जब मैंने इस एग्ज़ाम्स की तैयारी की तो सर एक्चुअली में फ़ील हुआ कि फेलियर क्या होता है। एंड सर मैंने इससे यही सीखा कि आपकी असफलताएं ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनती है एट द एंड। तो सर बीच में कभी कभी बहुत डिमोटिवेट भी फील करती थी मैं सर, फ्रेंड से बातचीत हो जाती थी। एंड सर जैसे बड़ा भाई है मेरा एंड सर छोटी सिस्टर है, वो सर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो सर कभी कभी ऐसा टाइम भी आया है कि अब घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि सर आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, पर कभी आपको ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए सर, मना तो वो कभी नहीं करेंगे। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 25 क्रॉस कर जाते हो तो आप बड़ी ऐसे झिझक सी फील करते हो कि कैसे पैसे मांगे घर वालों से। तो सर मेरी छोटी सिस्टर है, कभी कभी उससे भी मांगने पड़ते थे। तो सर उस टाइम मेरे को ऐसे रियलाइज़ होता था कि आप ठीक है इतना पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, फिर भी एट द एंड मतलब कि एक फाइनेंशियल स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हो। तो सर उस टाइम मैंने अपनी सिस्टर से बीच में एक बार बात की थी, मैंने उसको बोला कि मैं पार्ट टाइम ट्यूशन्स कर लूँगी। तो सर उसने मुझे एक चीज़ बोली थी, मुझे आज भी याद है सर वो चीज़, कि पार्ट टाइम कब परमानेंट बन जाएगा कि दीदी आपको पता भी नहीं चलेगा। और सर वो मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक बोल रही है। फिर उसने बोला कि आप अच्छा करोगे, आप क्यों ऐसे डरते हो, कि अच्छा होगा आपके साथ, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। देखो आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके इर्द गिर्द जो लोग थे वो बड़े पॉजिटिव थे, बड़े सपोर्टिव थे, और आपने बीच में फ्रेंड्स का जिक्र भी किया है। तो कोई फ्रेंड्स का नाम लेना चाहोगे आप जिसको लगता है कि इन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया, अगर आप चाहो? सर फ्रेंड्स तो सर सब ने बहुत हेल्प की सर। एक अमन भारती, क्योंकि सर जिस दिन सर एक्चुअली मेंस थे सर 25 को, सर फर्स्ट पेपर था हिंदी का, हिंदी और इंग्लिश का। सर हिंदी के पेपर के बाद एक क्वेश्चन आया था सर वहाँ पे उपसर्ग वाला। सर हिंदी में तो ऑलरेडी अलाइड में मैं फ़ेल हो चुकी थी सर, डर तो पहले ही था मेरे अंदर। सर एग्ज़ाम के बाद मैं उनसे मिली, मैंने बोला कि मैं मेंस नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि हिंदी अच्छा नहीं गया है। फिर उन्होंने बोला कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो आप। सर बहुत मोटिवेट किया, इवन सर उनके खुद भी मेंस थे। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे से भी छूट गया है वो क्वेश्चन, वो सर कैसे भी मोटिवेट करेंगे पर आपके फ्रेंड्स मोटिवेट करेंगे आपको। अमन भारती तुम्हारे नेक्स्ट बुलाना है उनसे बातचीत करने के लिए। तो हमें बड़ा मतलब एक ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके ना, कि कितनी सारी चीज़ें है, स्ट्रगल भी है, इमोशन भी है, सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, और एक चीज़ अच्छी मुझे ये लग रही है कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है इन सब के प्रति। तो अब आप फाइनली आपको पोस्ट मिल गई है, ठीक है, अब आप ट्रेनिंग में जाओगे और हिमाचल सरकार को सेवाएं देंगे। तो अभी कैसा फील कर रहे हो आप? देखो एक तो फील होता है वो जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन तो 2-3 दिन इंसान लॉस्ट रहता है। तो अब कैसे अपने आप को सेटल कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें सिंक इन हो रही है कि हाँ यार ये सक्सेस मिल गई है, तो अभी कैसा महसूस है? सर इन चीज़ों से सर मैंने एक चीज़ सीखी है सर, मैं 2 लाइनें बोलूँगी उसके लिए, कि सर जो आपकी असफलताएं होती हैं वो व्यक्तिगत शोक होता है, एंड सर जो आपकी सफलता होती है वो सामूहिक त्यौहार होता है। और सर ये मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि सर जब आपका फेलियर मिल रहा होता है सर, बेशक कोई आपके साथ बैठ के 10 घंटे भी आपको बोल रहा है ना सर, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, जब तक सर आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते हो सर, क्योंकि खुद को खुद ही समझाना पड़ता है। क्योंकि सर जितनी आपने स्ट्रगल देखा होता है सर, बीच में तो ऐसा टाइम भी आया था कि मुझे नींद आनी बंद हो गई थी।
तो सर फ्रेंड्स ने उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि स्ट्रेस मत लो आप, अच्छा ही होगा। एंड सर फिर उसके बाद सर जब सक्सेस मिली सर, पहले तो खुद को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप मतलब कि लिस्ट में हो। तो सर धीरे धीरे जैसे फ़ोन कॉल्स आए, एक तो सर आप इस तैयारी में बहुत आइसोलेटेड हो जाते हो सर। ठीक है आप कनेक्टेड रहते हो फ्रेंड्स के साथ, बट सर फ़ोन कॉल्स वगैरह ये सर बहुत कम हो जाती है, स्पेशली मेंस के बाद, मेंस के टाइम और आफ्टर मेंस। तो सर सक्सेस के बाद सर अच्छा लग रहा है बहुत। और सामूहिक समारोह जो चल रहा है Yes, उसको sir. एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, एक बात मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं तैयारी में था, जब मैं एकेडमी ओपन करी, कुछ स्ट्रगल लंबी चली गई, इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कुछ हमने लूज़ भी कर दिया कि अगर कुछ डर लग रहा है, फेलियर हो रहा है, शेयर करने के बजाय अकेले में चल गया सोचने के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ पे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और फिर इजीली इतनी आसानी से अपनी बात शेयर भी नहीं करते। तो जो अकेले में उन दुख को सहने की आदत पड़ती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है राधा दर की किसी को बताने से। तो आप कैसा देखते हो उस चीज़ को? सर मैंने ये देखा कि इन सब से कि मैं सेल्फ अवेयर बहुत हो गई हूँ, कि मुझे अब पता है कि मैंने उस समय खुद को संभाला है कि जिस समय शायद मैं बहुत टूट सकती थी। तो सर अब आगे ऐसा है कि कैसा भी टाइम आएगा तो मैं संभाल लूँगी खुद को। सर खुद के ऊपर एक विश्वास हो जाता है आपको फिर, कि अगर आपने इतने फेलियर्स देखे हैं, एट द एंड अब आपको सक्सेस मिली है, तो आपने कहीं ना कहीं बहुत अपनी डेडिकेशन रखी है, डिसिप्लिन रखा है। तो सर खुद के ऊपर भी विश्वास हो जाता है आपको इस तैयारी में। ठीक है, अगर आप एच ना होते, इधर आते ही नहीं, तैयारी ही नहीं करते, तो क्या होते फिर? किस तरफ होते? सर टीचर होती सर, जा तो फिर सर ग्रेजुएशन के बाद सर जैसे उन्ना का कल्चर है हमारा कि फर्दर आप हायर एजुकेशंस के लिए अब्रॉड चले जाओ। सर इवन मैं और मेरी फ्रेंड ने, श्रुति सर मेरी फ्रेंड, हम शिमला में तैयारी हमने साथ में शुरू की थी एचएएस की। सर हमने ये प्लान बना लिया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। और सर मंडे को सर हमारी ऐसे क्लासेस शुरू होनी थी कि जाना था हमने पता करने के लिए। एंड सर फ्राइडे को रिज़ल्ट आ गया था मास्टर्स का ज़ूलॉजी का, और काउंसलिंग के लिए बुला लिया था। सर वो ये कि डेस्टिनी ऑलरेडी प्लान्ड होती है आपकी। जहाँ आपको जाना होता है वहाँ जाना ही होता है। तो अंत में एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए। देखो 3 कैटेगरी है, एक जो बिगनर है जिन्होंने भी तैयारी करनी ही है, एंटर होना ही है, और दूसरे वो जो कहीं फंस रहे, बीच में नहीं हो पा रहा है, प्री ही नहीं हो पा रहा है कुछ सालों से, और एक वो जो कुछ मार्क्स से रह गए। तो क्या मैसेज है आपका तीनों के लिए? सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू कैन सी अ ड्रीम यू ऑलरेडी हैव अ पोटेंशियल टू मेक इट रियल। सर अगर आप सपना देख चुके हो तो आप कर लोगे उसको, अपने आप पे आप विश्वास रखें। एंड सर ये कोई एग्ज़ाम इतना टफ भी नहीं है कि आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट ही होना है। सर इसमें आपको जितना पता हो उतना अच्छे से पता हो इस एग्ज़ाम के लिए। तो सर मैं बिगनर्स को तो यही बोलूँगी कि अपने साथ ऑनेस्ट रहें, कंसिस्टेंसी रखें और डिसिप्लिन रखें प्रॉपर, क्योंकि सर इस तैयारी में कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा प्रॉपर। क्योंकि आप प्रीलिम्स कर लोगे शॉर्टकट से, मेंस और इंटरव्यू के लिए एट द एंड आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करनी ही पड़ेगी। एंड सर जो फेल हो रहे हैं, बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, उनको मैं यही बोलूँगी कि आपकी असफलताएं ही एट द एंड सफलता की सीढ़ी बनती है। खुद के ऊपर विश्वास रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है और आप वहाँ से हार मान लेते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने आप को एक मौका और दें और अच्छे से करें, क्योंकि कमियां अपने अंदर ही ढूंढें रेदर देन कि आप ब्लेम करें किसी और चीज़ को। अगर आप खुद के अंदर कमियां ढूंढोगे तो आप उसका सल्यूशन भी ढूंढ लोगे इजीली। तो ठीक है, आकृति ने जो बातचीत की है तो सच में एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी, और लंबी स्ट्रगल रही है, और उसके बीच में बहुत कुछ किया, क्लरिकल तक के एग्ज़ाम दिए, बीएड तक की, बट अपने आप से बातचीत करना नहीं छोड़ा और उसमें से सलूशन निकालने की कोशिश की। और अपनी जो स्किल्स थी, जो इस एग्ज़ाम की बहुत बड़ी डिमांड है, वो राइटिंग है, वो यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने 109 पेन एक महीने में लिख के उनको फिनिश कर दिया था। तो अगर इस तरह की डेडिकेशन अगर हम रखते हैं तो सफलता मिलती ही है, हम अच्छे इंसान बनकर निकलते ही है। तो जो लोग सेलेक्ट होते हैं तो उनकी एक कहानी होती है, वो एक स्ट्रगल होती है जो बाद में एक सफलता के रूप में दिखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी बातें बताई और बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट हो गए, और जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मोटिवेशन है ही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि
कोई लोग और भी कोई काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन है। हर चीज़ की जो हम शुरुआत करते हैं तो सफल होने तक वक्त लगता है। उस वक्त में बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन होती है और लर्निंग होती है। और मैं जिस पे विश्वास करता हूँ, मैं यही मानता हूँ कि कर्मों पे आपका अधिकार है और सफलता पे आपका अधिकार नहीं है, और वो ऊपर वाला तय करता है, आपकी डेस्टिनी तय करती है। तो गीता का ये संदेश है, तो उसको मैं मानता भी हूँ, और आपकी जो बातचीत है उससे भी ये दिखता है। तो एक बारी बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।